सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज इन इंडिया में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। आज रीजनलिज्म का हमारा अंतिम अध्याय है। आज हम रीजनलिज्म की मैनिफेस्टेशंस के बारे में पढ़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के बारे में पढ़ेंगे, सन ऑफ सॉइल की थ्योरी, उसके कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, इंडियन गवर्नमेंट के अब तक के एफर्ट्स क्या हुए हैं नेशनल इंटीग्रेशन अचीव करने के लिए, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारी तमाम चीज़ों के साथ हर तरह से सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यूज़ और आपके जीवन भर के लिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। हर सब्जेक्ट को, हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम आज के इस अध्याय में से समाप्त कर देंगे। शुरुआत करते हैं। मैंने सारी चीज़ें क्योंकि समझा दी हैं, इसलिए मैं पढ़ते चला जाऊँगा ताकि वो प्रोसेस कंप्लीट हो जाए। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ रीजनलिज्म किस किस तरह से झलका है, रीजनलिज्म कैसे कैसे दिखा है, रीजनलिज्म कैसे दिखता है, रीजनलिज्म इस तरह से। सबसे पहले अभी रिसेंटली ये घटना थी कि कर्नाटका ने अपना सेपरेट फ्लैग डिक्लेयर किया है, जिसके कि 3 रंग हैं, येलो कलर है, वाइट कलर है और रेड कलर है। रेड कलर संघर्ष का रंग है, वाइट पीस का रंग है, येलो प्रॉस्पेरिटी का कलर है। और सिद्धारमैया सरकार 2018-19 में उन्होंने एक कमेटी गठन करने के बाद उसके रिकमेंडेशन के आधार पर राज्य का एक ऑफिशियल फ्लैग धारण करना चाहा। मैं आपको बता देना चाहता हूं, कर्नाटका के पास शुरू से एक अनऑफिशियल फ्लैग तो था, लेकिन इसे उन्होंने ऑफिशियल बनाना चाहा। क्या कर सकते हैं वो? क्या स्टेट का ऐसा फ्लैग हो सकता है? संविधान के प्रोविजंस के मुताबिक ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार के ऊपर है, वही इसे रिकॉग्नाइज करेंगी तो ये फ्लैग अप्लाई होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। पर राज्य सरकार ने इसे अडॉप्ट कर लिया, पर वो मान्यता प्राप्त नहीं रखता। बट ये सारी आइडेंटिटीज़, अपनी रीजनल आइडेंटिटीज़ को ऑफिशियली प्रमोट करने का एक तरीका है। तो ये एक तरह का सब नेशनलिज्म है। देयर इज़ अ नेशनल कैरेक्टर, यू हैव दैट सब नेशनल एटीट्यूड। सब नेशनलिज्म प्रमोट हो रहा है देश में, उसका उदाहरण है इस तरह से अपने अपने राज्य के राजकीय झंडे लेकर के आना, अपने अपने स्टेट के लिए ऑफिशियल फ्लैग्स लेकर के आना, जिसके तहत आप दावा करते हैं कि वो नेशनल फ्लैग के नीचे ही होइस्ट होगा। लेकिन अल्टीमेटली इंडिया में ऐसा प्रोविजन है नहीं, 2 झंडों का प्रबंध नहीं है, सेना और बाकी संस्थाओं के अलावा ऐसे प्रबंध नहीं दिए गए हैं। राज्य के तौर पर केवल जम्मू कश्मीर के पास ये अधिकार पहले हुआ करता था, ओके, और किसी का अपना लोकल फ्लैग नहीं हुआ करता था। बट ऐसी चीज़ें होना सब नेशनलिज्म की वेव को रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है। लोकल पॉलिटिक्स में इसका रोल है, लोकल लोगों को मोबिलाइज करने के पीछे इसकी भूमिका है। सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन, यानी कि माटी पुत्रों का एक सिद्धांत है कि जो नौकरी है वो इस माटी के पुत्रों को मिलनी चाहिए, रिसोर्सेज इनके लिए होने चाहिए, डेवलपमेंट इनका होना चाहिए। हम सन ऑफ सॉइल डॉक्ट्रिन को डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए मैं फ़िलहाल इसे इतने पे ही छोड़े जा रहा हूँ। लोकल रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रीजनलिज्म यहाँ भी नज़र आता है। हाल ही में हरियाणा के द्वारा ये कानून पास किया गया था, जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर में 30,000 से कम सैलरी या 30,000 या उससे कम सैलरी पाने वाले जितने भी स्टाफ मेंबर होंगे रिक्रूट किसी भी एक कंपनी में, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे वो कोई भी प्राइवेट एंटिटी हो, वो 75% हरियाणा से ही रिक्रूट होने चाहिए। 75% एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रायोरिटी आप हरियाणा के लोगों को ही देंगे, 30,000 की तनख्वाह से कम के लोगों के लिए। इतनी बात समझ में आई? इसी तरह के नियम आंध्र प्रदेश ने बनाए हैं, इसी तरह के नियम कर्नाटका और गोवा में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप पैरोकियल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट में तरजीह देते हैं, उनको वरीयता दी जाती है। रीजनलिज्म का एक मैनिफेस्टेशन ये भी है, ओके। इसके कई नुकसान भी हैं, हम उस पर भी बात कर लेंगे। इंटरस्टेट वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, लगातार हमें कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के बीच हो रहे कावेरी नदी के पानी के डिस्प्यूट को लेकर के हमारे सामने क्लियर है, रीजनलिज्म नज़र आता है। सतलुज यमुना लिंक कनाल सिस्टम को लेकर के पंजाब हरियाणा के बीच में डिस्प्यूट है, ये आप देख सकते हैं। फिर भाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट के पानी के बंटवारे को लेकर के हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के बीच में लंबे समय से कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये भी आप देख सकते हैं। तो देश भर में नदियों के पानियों के बंटवारे को लेकर के राज्यों के बीच में समस्याएं हैं, ज़मीनों के बंटवारे को लेकर के भी समस्याएं हैं, बॉर्डर को लेकर के भी समस्याएं हैं, जैसे बेलगांव की समस्या है कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में। इसके अलावा रिजेक्शन ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई, उसमें 3 लैंग्वेज फार्मूला की बात की गई और भारत में दक्षिण के कई राज्यों ने इसका ऑपोजिशन किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि तमिलनाडु जैसे राज्य 2 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो करते हैं, इंग्लिश और तमिल लैंग्वेज। तो इस तरह से हिंदी लैंग्वेज का ऑपोजिशन करना ये रीजनलिज्म का ही एक तरह का मैनिफेस्टेशन है। लेकिन देश भर में 3 लैंग्वेज फार्मूला व्यापक तौर पर पाया जाता है, पंजाब में भी है, दूसरे राज्यों में भी आपको नज़र आता है। कोई भी साइन बोर्ड आप देखेंगे 3 लैंग्वेजेस में लगा होता है, सिलेबस भी इस तरह से प्रोसीड करता है। लेकिन कई राज्यों में इस चीज़ की खिलाफत होती है, वो इंग्लिश के साथ साथ अपनी रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, लेकिन वो हिंदी को अपनी कल्चरल एग्जिस्टेंस
पर थोपे जाने का आरोप लगाते हैं कि ये हम पर इम्पोज की जा रही है। इसकी कहानी पुरानी है। 1950 के बाद ये संविधान के तहत प्रोविज़न रखा गया था कि 15 साल बीत जाएंगे, जब कॉन्स्टिट्यूशन के एग्जिस्टेंस में आने के बाद 15 साल जब बीत जाएंगे तो फिर जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी यूनियन गवर्नमेंट की वो इंग्लिश होगी। इस बात का ध्यान रखना है। यूनियन की लैंग्वेज इंग्लिश होगी। यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो एक्सचेंजेस होंगे वो इंग्लिश होंगे। हिंदी स्टेट से स्टेट के बीच में जो एक्सचेंजेस होंगे वो हिंदी में होंगे। यूनियन की लैंग्वेज भी हिंदी होगी। इंग्लिश फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन 1963 में फिर लैंग्वेज एक्ट आया गया, क्योंकि राज्य जो दक्षिण के स्टेट्स थे उन्होंने ऑपोजिशन की और फिर हमें ये फैसला लेना पड़ा है देश के स्तर पर कि इंग्लिश कंटिन्यू होती रहेगी हिंदी के साथ साथ एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर। तो आज हिंदी और इंग्लिश दोनों ही केंद्र की ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। ओके, दैट्स ऑल। तो ये एक समस्या का कारण है। पैरा डिप्लोमेसी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम इसमें एक लेक्चर एक्सक्लूसिवली डिटेल में रखेंगे। ये आजकल चर्चा का विषय है। पैरा डिप्लोमेसी आप सिंपल इतना समझ लीजिए कि दो मुल्कों के बीच में संबंध विकसित हों, जैसे कि मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच में संबंध विकसित हों, जिसमें सीधे सीधे भारत और अमेरिका की सरकारें शिरकत ना करें, सीधे सीधे नेशनल गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेट ना करें, लेकिन नेशनल गवर्नमेंट के नीचे जितनी भी सब नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो कोई स्टेट्स हैं या प्रोविंसेस हैं या कोई कंपनियां हैं सरकारी, सब नेशनल इंस्टीट्यूशंस विल पार्टिसिपेट इनटू द इंटरनेशनल ट्रेड डील्स और द पैक्ट। दीज आर द पैरा डिप्लोमेसीज। ओके, जैसा पैरा मिलिट्री फोर्सेज होती हैं, मेन मिलिट्री के साथ साथ अलाइड पैरा मिलिट्री फोर्सेज, इसी तरह से पैरा डिप्लोमेसी ये बढ़ रही है तेजी से। जैसे आंध्र प्रदेश का लंबे समय से हमने झुकाव देखा अपनी नीतियों के तहत रशिया के प्रति, इसी तरह से तमिलनाडु का झुकाव यूएसए की तरफ देखा। फिर आपने पैरा डिप्लोमेसी के तहत देखा भी होगा कि गुजरात अपने इकोनॉमिक मॉडल के तहत लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय मुल्कों के साथ इंटरनेशनली डील कर रहा है। उनकी कंपनियां वहां पर गुजरात में आ रही थी क्योंकि इसका एक प्रोविजन है। ओके, सो पैरा डिप्लोमेसी का प्रमोट होना ये रीजनलिज्म का एक मैनिफेस्टेशन है। वी विल हैव लेक्चर ऑन दिस। वायलेंस अगेंस्ट माइग्रेंट वर्कर, ये लगातार आप देखते हैं महाराष्ट्र में ये बड़े स्तर पर हुआ। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे ने जो माइग्रेंट्स वर्कर थे, खासतौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश से आए हुए लोग, उनकी खिलाफत की, उनकी एम्प्लॉयमेंट में भागीदारी को अपोज किया। ये कहा कि मराठी लोगों के लिए महाराष्ट्र की नौकरियां हैं। भोजपुरी सिनेमा को थिएटर्स में लगने से रोका और जिन थिएटर में लगा वहाँ पर प्रोटेस्ट किए। तो ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। ये तमाम कई राज्यों में होता है। अभी राजस्थान में लगातार ये चल रहा है कि पीसीएस की रिक्रूटमेंट में कितनी पोस्ट हैं जो उत्तर प्रदेश के लोगों ने ले ली हैं, तो वहाँ पर भी एक कैंपेन चलाने की कोशिश है स्टूडेंट्स के द्वारा। पंजाब में भी ये खबरें थोड़े दिन से वायरल हो रही हैं कि कई नौकरियां जो हैं पड़ोसी राज्य के जो लोग हैं वो ले गए क्योंकि उन्होंने पंजाबी लैंग्वेज का टेस्ट दे दिया था। तो उसमें भी एक आवाज़ उठाई जा रही है कि पंजाब की नौकरियां पंजाबी यूथ के लिए हों, पंजाबी लोगों के लिए हों। तो ये चीज़ें हैं कि आप दूसरे राज्य से आए हुए लोगों का विरोध करते हैं कि वो आपके क्षेत्र की नौकरियां ना ले जाएं। सन ऑफ सॉइल कॉन्टेक्स्ट इसी में आ जाएगा। खालिस्तान मूवमेंट आप सब जानते हैं कि सिख आइडेंटिटी को इंचेंट करते हुए सिख रिलीजन के आधार पर एक सेपरेट स्टेट बनाने की कोशिश की गई, जिसे खालिस्तानी मूवमेंट के रूप में जानते हैं। इस तरह की मूवमेंट्स रीजनलिज्म का मैनिफेस्टेशन होता है। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करना, ये भी तो रीजनलिज्म का ही मैनिफेस्टेशन था, क्योंकि आपने लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइजेशन किया है इंडिया का। द डिमांड ऑफ ऑटोनॉमी, लगातार दिल्ली और कई यूनियन टेरिटरीज़ के द्वारा ऑटोनॉमी की मांग करना और अपना स्टेटस अपग्रेड करने की मांग करना, ये रीजनलिज्म का ही एक मैनिफेस्टेशन है। डिमांड फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, जैसे आंध्र प्रदेश और उत्तर पूर्व के कई राज्यों के द्वारा स्पेशल कैटेगरी स्टेटस घोषित करने के लिए कहना, ताकि अपने रीजन के लिए एक्स्ट्रा फंड वो सरकार से ले पाएँ, रिक्रूटमेंट में अपने क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा रिजर्वेशन दे पाएँ, अपने लोगों का विकास कर पाएँ। ये रीजनलिज्म का मैनिफेस्टेशन ही तो है। ओके, तो इस तरह से रीजनलिज्म मैनिफेस्टो होता है। ये बिंदु आपको पढ़ाए हैं, इसलिए मैंने तुरंत पढ़ करके सुना दिए। सारे फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस यू नो इट वेरी वेल। पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, सकारात्मक पहलू, हमने कॉन्सेप्ट में भी ये समझा दिया था। सबसे पहले रीजनलिज्म हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी अमंग पीपल। देखिए, आज के ग्लोबलाइजेशन के दौर में जहाँ पर आइडेंटिटी में होमोजिनिटी इंड्यूस हो रही है, एक हमारे टेस्ट, हमारे प्रेफरेंसेस, हम किस तरह के टेलीविज़न शोज़ देखते हैं, कैसी वेब सीरीज़ देखते हैं, हम क्या खाते पीते, कैसे परफ्यूम, कैसा बिहेवियर, कैसी लैंग्वेज है, उसमें आप देखेंगे कि पूरे इंडिया वाइड एक होमोजिनिटी डेवलप हो रही है ना। ये किसकी वजह से हो रहा है? नॉट इंडिया वाइड, वर्ल्ड वाइड। You can have global communication with any person. You all are watching the same movies, same web series, same type of taste you have, same type of preferences you have, food, clothing pattern, many things. ये सेम है, ये ग्लोबलाइजेशन है। तो ग्लोबलाइजेशन की तरफ वजह से एक होमोजेनिटी डेवलप हो रही है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम लोगों तक ही सीमित है।
ये प्रोग्रेसिव कम्युनिटी तक ही सीमित है, ये एक तरह की एलीट सोसाइटी तक ही सीमित है। इसकी वजह से जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स हैं वो ये फील कर पाते हैं कि उनकी आइडेंटिटी थ्रेटेंड है, वो वल्नरेबल सा फील करते हैं। ये एक पहलू। दूसरी तरफ ग्लोबलाइजेशन के ट्रेंड सेटल्ड नहीं है, वेरी मच अनसर्टेन, तो वो उतने स्टेबल नहीं है, उतनी कॉन्टिन्यूटी उनकी नहीं चलती, उनमें अनसर्टेनिटीज़ बनी रहती हैं। ऐसे में अगर एक मुल्क का जो स्टेट सिस्टम है, द सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स, उसके बेस में तो नेशन है, नेशन के बेस में सोसाइटी है, सोसाइटी के बेस में तो इंडिविजुअल्स ही हैं। तो अगर सोसाइटी के लेवल पर भी अगर कल्चरली इतनी अनसर्टेनिटी आ जाएगी, सोसाइटी अपनी प्रायोरिटीज़ डिसाइड नहीं कर पाएगी, सोसाइटी नियम कानून बनाने में कमज़ोर पड़ने लगेगी, वो ये तय नहीं कर पाएगी कि उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसे किस दिशा में बढ़ना है। सपोज़ कीजिए कि ग्लोबलाइजेशन का एक प्रभाव हो कि आपके देश में भी एक वेव चल रही हो, सपोज़ कीजिए सिर्फ, जैसे अभी कल फैसला भी आया सुप्रीम कोर्ट का कि सेम सेक्स मैरिजेस को लीगलाइज कर देना चाहिए, सपोज़, और ऐसे में आपकी कंट्री में भी इसका कैंपेन शुरू हो गया, लेकिन फिर अचानक से पता लगे कि ग्लोबली कई मुल्कों में वेव रिवर्ट हो गई है और वहाँ पर फैसले इसके खिलाफ आ गए हैं, फिर अचानक से आपके मुल्क में भी इसके रिवर्सल में फैसले आने शुरू हो जाएंगे। सोसाइटी इस तरह से डिसरप्ट हो जाती है जब ग्लोबली आपके नेशन का ट्रेंड सेटल हो रहा हो और ग्लोबल अनसर्टेनिटीज जो स्ट्रांग हो। ग्लोबल पैटर्न मतलब एक व्यक्ति आपको समझाता बुझाता है लेकिन वो व्यक्ति खुद स्टेबल नहीं है, बात समझ रहे हो? तो फिर आप रोज स्टेटमेंटें बदल रहे हो अपने घर में, तो आपकी क्रेडिबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, आप ज़मीनी पकड़ नहीं बना पाते। इसी तरह से आपकी सोसाइटी के ट्रेंड इस्टेब्लिश हो रहे हैं ग्लोबली, बट ग्लोबल सोसाइटी बहुत अनसर्टेन है, ग्लोबल ट्रेंड्स आर नॉट स्टेबल, तो ऐसे में फिर आपकी आइडेंटिटी का इशू क्रिएट होता है। ऐसे में जो रीजनलिज्म है वो आपको अपने पैरोकियल इंटरेस्ट, अपनी ज़मीन से, जड़ों से जोड़े रखता है, एक कंसिस्टेंसी देता है, एक सर्टेनिटी देता है, एक स्टेबिलिटी देता है, एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नेशन की मेंटेन रहती है क्योंकि उसके कल्चरल ग्रुप्स की अपनी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी मेंटेन्ड है। तो इस तरह से रीजनलिज्म इस मैनर में भी सपोर्ट करता है। जैसे उदाहरण के तौर पर नागा पीपल के द्वारा चलाए गए लंबे कैंपेन के तहत उनकी एक अपनी नागा आइडेंटिटी है जिसे नागालिम के रूप में देखते हैं। एटलीस्ट उस चीज़ ने, उसके जो नेगेटिव्स हैं वो अलग बात है, लेकिन उसने एक आइडेंटिटी तो प्रोवाइड की है, जो लोग उसके साथ जुड़े हैं उस आइडेंटिटी के साथ क्लियर हैं, वो कन्फर्म्ड हैं, वो ओके, वो वेव नहीं होते, प्रभावित नहीं होते, दे आर स्टेबल, दे आर सेटल्ड इनटू दैट आइडेंटिटी। सो रीजनलिज्म हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी अमंग पीपल and such identities is healthy for maintaining the socio-cultural fabric of India। तो इंडिया का एक डिस्टिंक्ट सोशल कल्चरल फैब्रिक है, उसे क्रिएट अगर करना है दैट इंडियन सोशल कल्चरल फैब्रिक, तो उसके बेस में तो यही डाइवर्सिटी है। तो वो सारी रीजनल आइडेंटिटीज़ अगर स्ट्रांग होंगी, स्टेबल होंगी, एनरिच होंगी, तो इंडिया का एक डिस्टिंक्ट सोशल कल्चरल फैब्रिक होगा और यही इंडिया को बचाएगा अनसर्टेनिटी के दौर में। ओके, इंडियन गवर्नमेंट को आप बेटर सपोर्ट कर पाएंगे जब इंडियन गवर्नमेंट की कोई फॉरेन पॉलिसी मैटर होगा, यू विल सपोर्ट द इंडियन गवर्नमेंट बेटर। सपोज कीजिए कोई वॉर है और इंडियन गवर्नमेंट का एक स्टांस है जो ये स्टांस रहा है सपोज कीजिए हमेशा से, और आप जनता का समर्थन सरकार को चाहिए, लेकिन जनता ग्लोबल थॉट से, ग्लोबल वेव से प्रभावित है, शायद सब्सटेंशियली कुछ पता नहीं है लेकिन प्रभावित है। ऐसे में इंडिया में डीरेलमेंट हो जाएगा, इंडियन सोसाइटी अनसर्टेन हो जाएगी, प्रोटेस्ट होने लग जाएंगे जगह जगह पर, सरकार को समर्थन नहीं मिल पाएंगे, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। देन इंडियन गवर्नमेंट और इंडियन स्टेट विल थिंक अबाउट कि क्या ये चेंजेस आ चुके हैं हमारी सोसाइटी में, मतलब सोसाइटी हमें क्या चाह रही है कि हम कैसा करें। हम कोल्ड वॉर की फैक्शनल पॉलिटिक्स के दौर में जैसे हमें किसी न किसी फैक्शन का हिस्सा बनना चाहिए था, वैसा आज बने, या हमारा जो एक न्यूट्रल स्टांस रहता था हम वही मेंटेन करें। मतलब हमारी सोसाइटी का कैरेक्टर किधर को जा रहा है ये जानना किसी भी सरकार के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से बाय एंड लार्ज ये कोशिश होती है कि ग्लोबलाइजेशन के जो पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, सोसाइटी उसके साथ तो इंक्लाइन होनी चाहिए, लेकिन स्टिल खुद की एक आइडेंटिटी मेंटेन होनी चाहिए। जैसे आपको समझाया जाता है कि हमारा परिवार है, उनका परिवार, उनसे मिलो जुलो अच्छी बात है, दोस्त बनाओ अच्छी बात है, उससे अच्छी चीज़ें सीखो अच्छी बात है, लेकिन ये भूलना नहीं है कि आप कौन हो, ये आपको याद रहना चाहिए, ताकि आप अपने घर वालों से ऐसी ही मांग ना कर दो कि चल पैसा रोकड़ा निकाल, उसने ले लिया जीटी, मुझे भी चाहिए कुछ और इंटरसेप्टर, तो फिर घर वाले करेंगे ये क्या किया, अपनी तो है नहीं इतनी हैसियत, मतलब ऐसी ही मांगे ना सरकार से होने लग जाएं, ये भी सवाल है। तो एक नेशन की अपनी एक सोशल कल्चरल फैब्रिक होता है और सरकारों वो उतना का ही अफोर्ड कर पाती हैं जितना का वो सोशल कल्चरल फैब्रिक उसे ऑफर करता है। तो फिर इसी तरह से स्टेबिलिटी बनी रहती है पॉलिटिक्स के अंदर। तो इसलिए रीजनलिज्म ये आइडेंटिटी को इंश्योर करने का काम करता है। सो रीजनलिज्म हैज़ बिकम अ सोर्स ऑफ आइडेंटिटी अमंग पीपल एंड सच आइडेंटिटीज़ आर हेल्दी फॉर मेंटेनिंग द सोशो कल्चरल फैब्रिक ऑफ इंडिया। जैसे कि नागा मूवमेंट के द्वारा एक आइडेंटिटी दी गई, दैट इज नागालैंड। ओके, रीजनलिज्म हेल्प्स इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड रीजन्स। डेफिनेटली, जैसे महाराष्ट्र में विदर्भ की बात हो रही है, गुजरात में सौराष्ट्र की बात हो रही है, ये तमाम क्षेत्र जो हैं ये पिछड़ गए,
और ऐसे में यहाँ के लोग अपने क्षेत्र के विकास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ के नेतागण उनके समर्थन में आएंगे और फिर वो जब फोरफ्रंट पर आ जाएंगे तो नेशनल एसेट से, स्टेट के एसेट से अपने क्षेत्र के लिए हिस्सा लेकर के जाएंगे, तो उस क्षेत्र का विकास होगा। तो रीजनलिज्म तो विकास भी करता है। बैकवर्डनेस के नाम पर ही आप देख सकते हैं उत्तराखंड निकला उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ निकला है मध्य प्रदेश से, झारखंड निकला है बिहार से, तो वो रीजनलिज्म के कारण उन क्षेत्रों का आज विकास भी हुआ है। ऐसा होता है। ओके, इट हैज ब्रॉट इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट एंड रीजनल इश्यूज टू फोकस ऑन। अगर रीजनलिज्म ना होता तो इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट या इनइक्वलिटीज जो आई हैं रीजनल, उनके कारण लोग कितना सफ़र कर रहे हैं, वो पिछड़ गए हैं, अशिक्षा है, बीमारियां फैल रही हैं लोगों में, वो विकसित नहीं हो पा रहे हैं। रीजनलिज्म ने ही इन मुद्दों को आगे ला करके रखा और फिर सरकारों ने इसे दूर करने के लिए प्रयास किए, संविधान ने इसको दूर करने के प्रयास किए। रीजनलिज्म इन मुद्दों को उठाता रहता है। ओके, रीजनलिज्म कैन लीड टू इंटर ग्रुप सॉलिडेरिटी इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो किसी भी ग्रुप में सॉलिडेरिटी को इन्हांस करने का एक आधार है। जैसे त्रिपुरा के क्षेत्र में जो आदिवासी समुदाय है, जनजाति हैं, ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनमें आपस में एक दूसरे को लेकर के समर्थन साथ बढ़ा, उन्होंने अपने क्षेत्र को विकास करने का संकल्प लिया। तो पीछे जिन लोगों ने फिर हथियार उठाए थे, उन्हीं के समाज के लोगों ने उन लोगों को मनाया और एक पीसफुल प्लेटफॉर्म पर लाया गया और ऑटोनॉमस ट्राइबल काउंसिल बना करके एक वायलेंट मूवमेंट को सकारात्मक पॉजिटिव डोमेन दे दिया गया और सोल्यूशन दे दिया गया। इससे बिखराव होने से बच गया, भारत को नुकसान होने से बच गया, अब स्टेबल हो गए, क्योंकि सॉलिडेरिटी पैदा की इस रीजनलिज्म ने और उसी सॉलिडेरिटी के आधार पर पीसफुल सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए ऑटोनॉमस काउंसिल जैसे प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज किया गया, हथियार गिराए गए और शांतिमय तरीके से नियमों के आधार पर सरकार को चलाया गया। तो इस तरह से ये चीज़ जरूरी है। अच्छा, नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या आता है? इट गिव्स इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। ये तो है ही है, लगातार वायलेंट मूवमेंट्स होती रहती हैं, तो इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है। नक्सलवाद इसका एक बड़ा उदाहरण है। नक्सलिज्म इज़ अ वेरी बिग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। नॉर्थ वेस्टर्न टेररिज्म वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज। एंड सेपरेट स्टेट डिमांड जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट, सैप ये एक बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज होते हैं। इसके अलावा रीजनलिज्म इम्पैक्ट्स पॉलिटिक्स। जैसे ही रीजनलिज्म एग्जिस्टेंस में आता है, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अलायंस होते हैं। फिर जो नेशनल लेवल की पॉलिसीज़ होती हैं उसमें लोकल इश्यूज़ पैरामाउंट हो जाते हैं, वो ओवर पावर करने लग जाते हैं एक तरह से, और धीरे धीरे नेशनल इश्यूज़ लोकल इश्यूज़ से मैरिनेटेड होते हैं, तो लोकल इश्यूज़ ही नेशनल इश्यूज़ होने लग जाते हैं एक तरह से। तो इस तरह से रीजनलिज्म पॉलिटिक्स को प्रभावित करता है। ये कई बार नुकसानदायक भी होता है। जैसे मान लीजिए कि भारत को ओवरऑल श्रीलंका के साथ अच्छे संबंध बनाने हैं और वहाँ की सरकार के साथ वो पीस फोर्ज करना चाहता है, लेकिन ऐसे में हो सकता है श्रीलंका की सरकार की कुछ शर्तें उन्हें माननी हो कि भारत तमिल मुद्दे पर श्रीलंका सरकार की उतनी क्रिटिसिज्म ना करे। जैसे ही सरकार ये स्टांस लेनी जाएगी, जैसे ही वो श्रीलंका के राष्ट्रपति को भारत बुलाने जाएगी, वैसे ही इसी सरकार के कोलिशन में तो हो सकता है तमिलनाडु की कुछ पार्टियां हों, तो वो तमिल इशू को उठा करके सरकार की ओपोजिशन करेंगी कि आप श्रीलंका के राष्ट्रपति को बुला करके ऐसे सम्मान नहीं देंगे, आप तमिल इशू पर श्रीलंका का साथ नहीं देंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम अपने राज्य में जाके अपने लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे, फिर हम आपकी कोलिशन से अपने आप को बाहर करते हैं। हम बाहर हो जाएंगे तो आप माइनॉरिटी में आ जाएंगे, सरकार गिर जाएगी। अब आप देख लीजिए, तो फिर सरकारें कॉशियस होकर चलती हैं, फिर वो थोड़ा स्टांस चेंज करती हैं, फिर वो श्रीलंका से बात करती हैं कि थोड़ा पॉजिटिव सेंस में हम ये कहेंगे कि देयर शुड बी सम पॉजिटिव रिड्रेसल टू द सिचुएशन ऑफ द तमिलियंस, वी नीड टू कोऑपरेट विद ईच अदर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉजिटिव पाथवेज टू प्रोवाइड द सोल्यूशन टू दिस। मतलब ऐसा करके बोलेंगे यार, तो महिंद्रा राजपक्षे से कहीं ऐसा बोलेंगे, सुनना और बोलना कि यस वी आर रेडी टू फाइंड आउट द पीसफुल सोल्यूशन फॉर द ग्लोबल कम्युनिटी, डेफिनेटली नोबडी इज इन द फेवर ऑफ द वायलेंस इज नोवेयर द सोल्यूशन। तुम भी ऐसा बोले करने, मतलब तमिल पॉलिटिक्स है, हमें वो सेटल करना है, ऐसा चलता है। ओके, तो जो पॉलिटिक्स है रीजनलिज्म उसे बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित करता है, ये बात याद रखिएगा। हो सकता है कि केंद्र की सरकार को ये बिल्कुल स्वीकार ना हो रहा हो कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना किस तरह से बिहारी और उत्तर प्रदेश के लोगों को परेशान कर सकती है वहाँ पर, लेकिन केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही है क्योंकि नेशनल लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसमें लोकल वो पॉलिटिकल पार्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, कोलिशन है, वो भी ये जानते हैं, इसलिए वो ये कर रहे हैं। तो ऐसा होता है। ओके, इसके अलावा सो रीजनलिज्म इम्पैक्ट पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिसीज आर नॉट डोमिनेटेड बाय रीजनल डिमांड। ओके, वायलेंस, तो फिर अमूमन रीजनलिज्म की मूवमेंट वायलेंस में बदल जाती है और फिर नुकसान होता है, तो वो तो पढ़ा ही दिया मैंने। ओके, इट इम्पैक्ट्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब आपने हरियाणा में कानून पास कर दिया कि भाई जो प्राइवेट सेक्टर है वो 75% एम्प्लॉयज़ लोकली लेगा। अब ऐसे में
हो सकता है कि उनको जो स्किल्ड स्टाफ है वहाँ से नहीं मिल रहा है, लेकिन प्रतिबंध है कि लेना ही पड़ेगा। ये दूसरी बात, रीजनलिज्म में पैरोकियल इंटरेस्ट बहुत स्ट्रांग होते हैं, रीजन के प्रति लॉयल्टी बहुत होती है। ऐसे में कंपनियों को हम फ्री हैंड नहीं देते हैं कि वो हायर एंड फायर की पॉलिसी अपना सकें। हम उन पर बाउंडेशंस लगाते हैं कि तुम इतनी ईजी से लोगों को हायर करके फिर फायर नहीं कर सकते, तुमको उन्हें रिटेन करना पड़ेगा। फिर हम उनके ऊपर बाउंडेशन लगाते हैं कि तुम इधर उधर से स्टाफ नहीं मंगा सकते, पर उनकी हो सकता है ज़रूरत हो। तो तमाम इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस तो एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टमेंट करने से डरता है ऐसे माहौल में, ऐसे राज्यों में जहां पर रीजनलिज्म के फीलिंग बहुत स्ट्रांग है। तो एक तरह से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हैम्पर करता है, इन्वेस्टमेंट को हैम्पर करता है। सरकारों को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेटर करने के लिए भी रीजनलिज्म के नेगेटिव साइड्स को कंट्रोल करना पड़ता है। आई बात समझ में? तो ये सारी चीज़ें, इट इम्पैक्ट्स द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इट कैन गिव अ लीवे टू एक्सटर्नल इट कैन गिव अ लीवे टू एक्सटर्नल फैक्टर्स गेट इन्वॉल्व इन रीजनल इशूज़। आपके रीजनल इशूज़ हैं और वो जेन्युइन हो सकते हैं, लेकिन ये एक रास्ता क्रिएट करता है फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स के उसमें इन्वॉल्व होकर अपने फ़ायदे निकालने का, जैसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप और टेररिस्ट ग्रुप्स फिर धीरे धीरे डिसइंटेंटेड यूथ को, लोगों को, कम्युनिटी को वेव करते हैं, अपने साथ मिलाते हैं और एजेंडा अपना फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन प्रोजेक्ट ये करते हैं कि आपके लिए लड़ रहे हैं। तो इस तरह से नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इट कैन बी एक्सप्लॉइटेड एंड यूज्ड फॉर पॉलिटिकल लेवरेज। तो ये तो आपको शुरू से पढ़ा रहा हूँ कि रीजनलिज्म के सेंटीमेंट को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लोकल पॉलिटिशियंस मजबूत बनाते रहते हैं और जब चाहे इसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसका लेवरेज इफेक्ट की तरह यूटिलाइज करते हैं। ओके, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 19, आप जानते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। रीजनल एस्पिरेशन, रीजनल सेंटीमेंट्स रखने की आपको आज़ादी है। अगर सरकारें काम नहीं कर रही हैं देश की या राज्य की, तो उनका क्रिटिसिज्म करने की भी आपको आज़ादी है, आपको कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो आर्टिकल 19 रीजनलिज्म को एक्सप्रेस करने की आज़ादी देता है। 5th एंड 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये ट्राइबल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए खास प्रोविजंस देता है। आई बात समझ में? बोथ द शेड्यूल्स आर देयर। तो ये रीजनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने की काम कर रहा है। आर्टिकल 38 दैट इज द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है आर्टिकल 38 टू डील विद इनइक्वालिटी इन इनकम स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी अमंग इंडिविजुअल्स एंड रीजन्स। वो ये कहता है रीजन्स के बीच में अगर कोई इनइक्वालिटी है इनकम को लेकर के एंड अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो वो दूर करनी है, और इंडिविजुअल्स के बीच में अगर कोई इनइक्वालिटी है इनकम को लेकर के या अपॉर्चुनिटी को लेकर के, तो वो दूर करनी है। आर्टिकल 38 इसकी बात करता है, मतलब रीजनल इनइक्वालिटीज दूर करनी है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इनकम। आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपर, आर्टिकल 38 डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आई बात समझ में? तो ये दूर करना है। ओके, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। शेड्यूल 7 आपको पता है ये 3 लिस्टों की बात करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ही ये निहित है कि राज्य होंगे और राज्यों के अपने सब्जेक्ट होंगे और उन सब्जेक्टों पर कानून राज्य बनाएगा। कॉन्करेंट लिस्ट में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, मतलब राज्य के मुद्दे अपने हैं और राज्य की सरकार उसमें कानून बनाने को लेकर के ऑटोनॉमस है। तो 3 लिस्ट का अवेलेबल होना पावर को 3 हिस्सों में बांटने की बात करता है, मतलब रीजनलिज्म को ये अलाउ करता है। 8th शेड्यूल आप सबको पता है रीजनल लैंग्वेजेस को ऑफिशियल लैंग्वेजेस की तरह ट्रीट करता है। 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस उसमें शामिल हैं। सो 8th शेड्यूल रिकॉग्नाइज डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस। तो ये रीजनलिज्म, यूपीएससी का एग्जाम आप 22 भाषाओं में दे सकते हैं, आपका कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप दीजिए। आर्टिकल 79 एंड 80 ये पार्लियामेंट के अंदर प्रोविजन ऑफ राज्यसभा एस्टेब्लिश करता है, यानी कि राज्यसभा देता है पार्लियामेंट को। राज्यसभा क्या है? काउंसिल ऑफ द स्टेट्स, राज्यों की सभा, काउंसिल ऑफ द स्टेट। राज्यसभा में बैठने वाले एमपी कहाँ से आते हैं? स्टेट से। स्टेट में कौन उन्हें इलेक्ट करता है? आप एमएलए चुनते हैं, एमएलए आगे राज्यसभा के एमपी चुनते हैं, तो वो वहां पर आकर के बैठते हैं। So in the parliament, the national legislative body, there is upper house, that is the house of the seniors, upper house, that is Rajya Sabha. It is composed of the members elected from the states, particularly from the MLAs of the states. So that's why there is the sentiment of the regionalism. Article 368 talking about the amendment. Constitution को amend कर सकते हैं आप, ऐसा प्रोविजन है। लेकिन आर्टिकल 368 के तहत एक प्रोविजन है कि जो भी कोई सब्जेक्ट जिसे आप अमेंड करने जा रहे हैं, अगर वो फेडरल टॉपिक को टच कर रहा है, अगर वो फेडरल इशू को बदल रहा है, सेंटर स्टेट दोनों जिसमें शामिल हैं, तो वो अमेंडमेंट सिर्फ तब हो सकती है अगर इंडिया में मौजूद हाफ, जितने भी स्टेट्स हैं उसके हाफ ऑफ द स्टेट्स उस अमेंडमेंट को रेटिफाई करेंगे। तो अगर कोई भी टॉपिक है वो फेडरल सब्जेक्ट को इम्पैक्ट कर रहा है और केंद्र सरकार उसे अमेंड करने जा रही है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अमेंडमेंट तभी प्रभावी होगी अगर भारत में मौजूद राज्यों की संख्या के आधे राज्य उसे रेटिफाई करते हैं। ये अपने आप में रीजन को इंपॉर्टेंस देता है, रीजनल आइडेंटिटी को इंपॉर्टेंस देता है। मतलब स्टेट्स एक इंपॉर्टेंट यूनिट है इंडिया का, और स्टेट रीजनल आइडेंटिटी को ही सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमने लैंग्वेज के आधार पर मुख्यतः बनाए हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ रीजनलिज्म और ये मैनिफेस्टेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, सन ऑफ द सॉइल थ्योरी अभी समझते हैं।
चलिए, अब हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस तो देख लिए कि क्या क्या अवेलेबल हैं। थोड़े गवर्नमेंट्स के जो एफर्ट हैं अब तक हुए हैं नेशनल इंटीग्रिटी को बढ़ाने के लिए, उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले ये है कि आर्टिकल 263 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरस्टेट काउंसिल का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। इंटरस्टेट काउंसिल्स अंडर द आर्टिकल 263। देखिए, ये सब चीज़ों के बारे में पॉलिटी में तो हम डिटेल में डील करेंगे ही, है ना। अभी तो इसके ऊपर नहीं जाना हमें, हम तो सोशल प्रॉब्लम्स के अंदर रीजनलिज्म को पढ़ रहे हैं। उसमें हमें बस इतना पढ़ना है कि स्टेट और इंटरस्टेट, मतलब इंटरस्टेट के लिए काउंसिल बनाया गया है, किसके तहत? सरकारिया कमीशन, जस्टिस सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बेसिस पे। फॉर व्हाट? सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को बेटर करने के लिए। स्टेट और स्टेट के रिलेशन और सेंटर और स्टेट के रिलेशन, सेंटर और स्टेट आपस में बैठें, स्टेट्स आपस में बैठें, एक ऐसी काउंसिल बनाई जाए जिसमें वो अपने मुद्दे, अपनी समस्याएं, अपने कंसर्न्स एक दूसरे के साथ शेयर करें, एक्सचेंज करें और उसके तहत रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए जाएँ, समाधान लिए जाएँ और उसका हल किया जाए। यानी कि मिल बैठ करके चर्चाएँ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म इंटरस्टेट काउंसिल्स के रूप में संविधान के अंदर आर्टिकल 263 के तहत गिवन है। इसे स्वीकारा गया है सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। ओके, इस चीज़ को दिमाग में रखना है। इसके अलावा प्रबंध और क्या है रीजनलिज्म को दूर करने के लिए? दैट इज़ BRGF। वो क्या है? ये भी भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड है, द बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड। इसके तहत देशव्यापी स्तर पर, पूरे देश के लेवल पर आपने 272 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया है और स्पेसिफिकली उन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स की डेवलपमेंट के लिए ये बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड आपने क्रिएट किया है। तो इसका मतलब उन एरियाज़ में अगर कोई रिसोर्सेज की कमी है, इकोनॉमी कमज़ोर पड़ रही है, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वो चीज़ें वहाँ डेवलप हों ताकि लोगों में डेप्रीवेशन की भावना ख़त्म हो जाए, उनको ना लगे कि इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, उनको ना लगे कि उन्हें मार्जिनलाइज किया गया है, उन्हें बैकवर्ड रखा गया है। जब ये भावनाएं दूर हो जाएंगी तो रीजनलिज्म भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगा, नेगेटिव सेंस वाला। तो इसलिए उन क्षेत्रों के विकास के लिए इसका काम किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, दैट इज़ PMKKY, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना। खनिज माने आप जानते हैं मिनरल, तो जिन भी एरिया से हम मिनरल्स की माइनिंग करें, ये खास तौर पर आदिवासी प्रभावित इलाके होते हैं क्योंकि ये डीप फॉरेस्ट एरियाज़ होते हैं कंट्री के। उन क्षेत्रों से हमें डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए माइनिंग तो करनी ही है, लेकिन उन माइनिंग की वजह से वो जो लोग वहाँ से डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो जो उनका कल्चर, कस्टम, मैनर, उनकी इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, वो बचाई जा सके, उनको दोबारा से रिलोकेट किया जा सके, रिहेबिलिटेट किया जा सके, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, उनका डेवलपमेंट किया जा सके। इसके लिए खनिज क्षेत्र जो है उनके कल्याण के लिए ये योजना है। इसका मुख्य केंद्र जो है वो आदिवासी और आदिवासी प्रभावित क्षेत्र है, ये उनके लिए आई है। सो प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इट्स द वेलफेयर ऑफ ट्राइबल्स एंड ट्राइबल एरियाज एंड अदर्स अफेक्टेड बाय द माइनिंग ऑपरेशंस, माइनिंग प्रोजेक्ट्स। ओके, इसके अलावा गवर्नमेंट के द्वारा इंसेंटिव्स दिए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को कि वो बैकवर्ड एरियाज़ में इन्वेस्ट करे, ताकि बैकवर्ड एरियाज़ में मेन वही सारी कहानी आ रही है। देखिए, उन क्षेत्रों में रोज़गार की कमी है, उन क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के लिंक प्रॉपर है नहीं, जिसकी वजह से वो लोग देश के दूसरे हिस्सों से जुड़े नहीं। इसकी वजह से पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस ही नहीं है, तो फिर एक कॉस्मोपॉलिटन एटीट्यूड, आइडेंटिटी कैसे बनेगी? एक नेशनल आइडेंटिटी क्रिएट नहीं हो पाती है। इससे नेशनल इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम आती है, इससे वो पॉकेट्स आइसोलेट हो जाती हैं, वो लोग लोकलाइज हो जाते हैं, एक पैरोकियल, एक प्रोविंशियलिज्म कैरेक्टर उनमें पैदा हो जाता है, अपने रीजन से ही उनका जुड़ाव रह जाता है, वो पैन इंडियन आइडेंटिटी डेवलप नहीं कर पाते हैं। तो ये समस्या का कारण है। जब वहाँ पर उद्योग जगत जाएगा, उद्योग धंधे लगेंगे, सड़कें भी जाएंगी, बिजली की सप्लाई भी होगी, वहाँ पर मार्केट, मंडियाँ भी खुलेंगी, लोगों के पास रोज़गार आएगा, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, ग्रामीण इलाकों में लोगों की मांग बढ़ेगी, डिमांड क्रिएट करेंगे इकोनॉमी की, उनको सर्व करने के लिए अदर इंडस्ट्रियल और प्राइवेट सेक्टर्स भी वहाँ पर आएंगे, एक विकास का चक्र चल पड़ेगा। धीरे धीरे वहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, ये चीज़ें भी खुलनी शुरू हो जाएंगी, लोगों को इस क्षेत्र में सेवाएं मिलने लगेंगी, तो उस पूरे बेल्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसलिए ये काम प्राइवेट सेक्टर करे, इसके लिए प्राइवेट सेक्टर को मोटिवेट करना पड़ता है, उसे कई तरह के इंसेंटिव्स देने पड़ते हैं। सरकार वो इंसेंटिव्स दे रही है, जैसे कि उन्हें सब्सिडीज़ ऑफर की जा रही हैं, उन्हें लंबे समय के लिए, जैसे कि 3 साल के लिए या 5 साल के लिए टैक्स कंसेशंस दिए जा रहे हैं, उनको कंसेशनल बैंकिंग एंड इंस्टीट्यूशनल लोन्स दिए जा रहे हैं, यानी कि उन्हें जो ऋण दिया जा रहा है उस पर ब्याज दरें कम रखी जा रही हैं, उन पर मॉरेटोरियम पीरियड्स ऑफर किए जा रहे हैं, उन्हें कूलिंग पीरियड दिया जा रहा है कि आप इतने महीने बाद या इतने साल बाद आप किस्तें शुरू कर सकते हैं, तब तक के लिए पैसा आपके पास है, आप रखिए। इस तरह की चीज़ों से हम उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि आप बैकवर्ड एरियाज़ में जाकर के इन्वेस्ट करिए,
पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट करिए कि वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्रीज़ और सेटअप्स लग सकते हैं और वहाँ जाइए, डेवलपमेंट वहाँ तक लेकर के आइए। वही कहानी है, जो डेवलपमेंट का रीजनल इम्बैलेंस हो रखा है उसे दूर करना है, रीजनली बैलेंस्ड डेवलपमेंट करनी है ताकि रीजनल इनइक्वालिटीज़ को दूर किया जा सके। प्रत्येक संस्कृति के, प्रत्येक समुदाय के, प्रत्येक